नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी में आज हम बात करने जा रहे हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। तो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जितनी भी परिकल्पनाएं हैं उनमें से जेम्स जीन्स की ये ज्वारीय परिकल्पना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने 1919 में प्रतिपादित किया था और फिर आगे चलकर 1929 में जेफरीज नामक विद्वान जो हुए हैं उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया जिससे इस हाइपोथेसिस की जो इम्पोर्टेंस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। और ये एक इस प्रकार की हाइपोथेसिस है कि जो हमारी मॉडर्न हाइपोथेसिस हैं हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित, उनमें से ये एक है जिसको अभी भी अधिक समर्थन प्राप्त है। और इस संकल्पना की पुष्टि के लिए जीन्स ने कुछ जो तथ्य थे इस परिकल्पना से संबंधित उनको उन्होंने स्वयं ही मान लिया और इस प्रकार कुछ जो कल्पित तथ्य थे उनको मान के अपनी जो हाइपोथेसिस थी उन्होंने आगे बढ़ाई। तो जो बातें जीन्स ने परिकल्पित की उनमें से पहली बात उन्होंने मानी कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है, कि एक सूर्य जो हमारा है वो था और एक उसका अन्य साथी तारा था। और दूसरी बात उन्होंने ये मानी कि प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था और उसके साथ ही सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी ही जगह पे घूम रहा था। उसका जो साथी तारा था वो एक पथ के सहारे घूमता हुआ सूर्य के निकट आ रहा था और जो साथी तारा था उसका आयतन एवं आकार सूर्य से बहुत ज़्यादा विशाल था। पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर या बाह्य सतह पर पड़ रहा था। ये जो डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो 1 2 3 दिखाई दे रहा है, ये जो साथी तारा है उसकी अलग अलग स्थितियां हैं अपने पथ पे आगे बढ़ते हुए। और जैसे ही वो तारा यहाँ पे 1 जहाँ दिखाई दे रहा है यानी 1 जहाँ लिखा हुआ है उस स्थिति में है, तो ये जो सूर्य है उसके अलग अलग स्वरूप यहाँ पास में ये दिखाए हुए हैं। उस पे ये नज़र आ रहा है कि फिलामेंट के रूप में या सिगार के रूप में इस तारे के आकर्षण से उभार आना शुरू होता है। और जैसे जैसे ये तारा सूर्य के पास आता है उभार बढ़ने लगता है और जैसे ही ये तारा सूर्य से दूर जाते हुए अपने पथ पे आगे बढ़ता है ये उभार भी उसके साथ साथ बाहर निकलते हुए बाद में ये सूर्य से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार जीन्स ने इस फिलामेंट नुमा या सिगार नुमा जो ये आकृति है इसकी उत्पत्ति बताई। अब हम इसकी जो पूरी क्रिया विधि है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि साथी तारा अपने पथ पे भ्रमण करते हुए सूर्य के समीप से गुजरा और उसने सूर्य की जो बाह्य सतह है उस पे अपने आकर्षण से ज्वार उत्पन्न किया और ये ज्वार बिल्कुल उसी प्रकार से था जैसे चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी के समुद्र में ज्वार आता है। और फिर जैसे जैसे ये विशाल तारा सूर्य के निकट आता गया ज्वारीय प्रभाव की मात्रा है वो बढ़ने लगी, जिससे सूर्य की बाह्य सतह पर एक उभार बनने लगा और तारे के निकट आने के साथ साथ ये जो उभार था, ये जो ज्वार था उसका जो आकार है वो भी बढ़ने लगा। और जैसे ही तारा सूर्य के निकटतम पहुंचा तो जो ज्वार नुमा जो ये उठा था
या उभार हम जिसे कह रहे हैं, उसकी ऊंचाई एवं लंबाई दोनों बढ़ती गई। और इस बिंदु के पश्चात यानी जब एक बार तारा मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी में आ गया सूर्य के, उसके बाद में जैसे जैसे तारा अपने पथ पे आगे बढ़ता गया, उसी के अनुसार उसकी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ती गई, जिसके कारण आकर्षण जो था तारे का वो भी कम होने लगा। तो जो ज्वारीय उभार था उसकी मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगी। और जैसे जैसे वो तारा अपने पथ पे आगे बढ़ता गया, वैसे ही उसने इस ज्वारीय जो पदार्थ था उसको सूर्य से खींच के अलग कर दिया। लेकिन तारे के आगे पथ पे बढ़ जाने के कारण ये जो ज्वारीय पदार्थ था, ना तो वो तारे के साथ जा सका और ना ही सूर्य में जाकर मिल सका, क्योंकि उसके स्वयं के भीतर भी आकर्षण मौजूद था। किंतु सूर्य के आकर्षण से यह सूर्य की परिक्रमा करने लगा, और ये जो ज्वारीय पदार्थ था बाद में ठंडा एवं घनीभूत होकर, जैसे जैसे उसकी उसमें जो ऊर्जा थी उसका क्षय हुआ, तो उसमें घनीभवन की जो क्रिया थी वो शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे ठंडा होकर एवं ठोस होकर उससे जो सारे ग्रह थे वो निर्मित हुए। और सूर्य के आकर्षण से फिर जो ग्रह निर्मित हुए थे उनके भी उपग्रह निर्मित हुए। इस डायग्राम में हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो फिलामेंट निकला है सूर्य और उसके साथ ही तारे के बीच में, उसकी जो आकृति है, अगर हम वर्तमान हमारे जो ग्रह हैं उनको आकृति के और उनकी स्थिति के अनुसार यदि एक क्रम में लगा दिया जाए तो वो बिल्कुल सिगार नुमा आकृति में ही हैं बिल्कुल, जिसके दोनों सिरों पे छोटे ग्रह स्थित हैं और बीच में बड़े आकार के विशालकाय ग्रह स्थित हैं। ये जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है, इसके पक्ष में जो तथ्य हैं यानी इसको जो समर्थन मिला, उसके क्या कारण हैं वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो उनमें पहला जो इसके पक्ष में तथ्य है वो है कि ये ग्रहों का जो आकार क्रम है, यानी वर्तमान में हमारे जो ग्रह हैं इनका अगर हम साइज देखते हैं तो वो उस आकार क्रम की ये परिकल्पना पुष्टि करती है। सिगार नुमा जो आकृति है उसके कारण किनारों पे क्रमशः छोटे तथा मध्य में बड़े ग्रह निर्मित हैं, और हमारा जो सौर मंडल है उसकी स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। सिर्फ उसमें मंगल जो है, मंगल ग्रह की जो आकृति है वो दोनों जो उसके दोनों तरफ जो ग्रह हैं उनसे छोटी है, यानी मंगल ग्रह अपवाद के रूप में यहाँ पे है। और तीसरा जो इसका पॉइंट है, ग्रहों के आकार अनुरूप उनके उपग्रहों की संख्या की भी पुष्टि इससे होती है, यानी जो विशालकाय बड़े ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है और जो छोटे ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या कम है। और चौथा जो है, नवीन पिंडों की खोज तथा उनका आकार भी इस मत की पुष्टि करता है, यानी जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है वो प्लूटो की खोज से पहले उन्होंने प्रस्तुत की थी, और उसके बाद प्लूटो की खोज हुई तो उसने भी एक प्रकार से उनकी इस परिकल्पना पुष्टि की। और ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनके आधार पर इस मत को प्रारंभ में बहुत अधिक समर्थन मिला और इसे बहुत ही सटीक और सही माना गया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तो इस परिकल्पना के जो विभिन्न तथ्य हैं उनके बारे में कई सारी जो त्रुटियां थीं वो सामने आने लगी। इस परिकल्पना की जो मुख्य आलोचनाएं हैं या मुख्य जो दोष हैं या त्रुटियां हैं वो निम्नलिखित हैं। इनमें पहला है, तारे का इतना निकट निकट आना इस विशाल ब्रह्मांड में संभव नहीं है, यानी अंतरिक्ष में जो तारे हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और सूर्य का जो निकटतम तारा है उसके बीच की जो दूरी है वो 4.3 लाइट ईयर
दूर है एक दूसरे से वो, तो इन तारों का इतना पास में आना संभव नहीं है कि उनसे वो ज्वार उत्पन्न हो जाएं। और इसकी जो दूसरी आलोचना है तो उसके बारे में रसल ने आपत्ति उठाई थी कि ग्रहों के बीच की दूरियां और सौर मंडल का जो विस्तृत फैलाव है उसकी व्याख्या ये परिकल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जो दूरियां हैं सूर्य और ग्रहों के मध्य की दूरियों को इस परिकल्पना के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसकी जो नेक्स्ट आलोचना है वो है सूर्य की सतह पर ज्वार तभी उत्पन्न हो सकता है जबकि उसके जो आंतरिक भाग है उसमें से जो गर्म पदार्थ है वो निष्कासित हो, और कई लाख डिग्री तापमान होने पर पदार्थ का जो उन्होंने घनीभवन होने का यानी एक जगह एकत्रित होने की जो प्रक्रिया बताई है वो संभव नहीं है, बल्कि इस प्रकार से अगर ज्वारी पदार्थ निकलेगा तो वो अंतरिक्ष में फैल जाएगा। और इसकी जो चौथी आलोचना है उसमें हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो साथी तारा बताया था जिसकी वजह से सूर्य की सतह से ज्वार निकला, वो बाद में कहाँ चला गया, यानी ज्वार उत्पन्न करने के लिए जो उत्तरदायी तारा था वो कहाँ अपने पथ पे अग्रसर हो गया, उसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पांचवी इसकी जो आलोचना है वो ये है कि ग्रहों के अधिक कोणीय संवेग का जो प्रश्न है उसका भी हल ये परिकल्पना नहीं दे पाई, और सौरमंडल का जो 400 से 500 करोड़ किलोमीटर तक का विस्तार है, ग्रहों की वृत्ताकार कक्षा है, कोणीय संवेग है आदि कई सारे जो तथ्य हैं उनका जवाब देने में ये परिकल्पना असक्षम रही। इन विभिन्न आलोचनाओं के आधार पे वर्तमान में इस मत का केवल ऐतिहासिक महत्व है कि ये सिर्फ ग्रहों का आकार क्रम ही एक ऐसा तथ्य है जिसकी व्याख्या यह मत करता है।